Hello everyone, welcome to another video of Krypton tutorials. In this video, I am going to discuss some questions based on domain and range. तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं अपन। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चंस हैं। मैं ये सारे क्वेश्चंस इस पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। आपको एंड तक वीडियो देखना है ताकि आप इलस्ट्रेशन को समझ सके। इससे पहले एक वीडियो मैंने डोमेन पे बना रखा है एंड अनदर वीडियो इज बेस्ड ऑन रेंज। तो उसमें भी डोमेन और रेंज के कुछ इलस्ट्रेशन और सारे कंसेप्ट वगैरह डिस्कस किए हैं। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो और ये इलस्ट्रेशन का वीडियो ये कंटिन्यू करते हैं। फिर अपन इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन डोमेन निकालेंगे हर एक फंक्शन का। ये एकदम बेसिक सा चीज है कि कभी भी आप कोई फंक्शन आ रहा है तो आप सबसे पहले उसका डोमेन फाइंड करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका वो कुछ इस तरह से, लॉग √5 और √5 के अंदर चल रहा है √2 और यहाँ पे बना आपका sin x माइनस cos x प्लस 3। ये पार्ट बना। अब लॉग के अंदर में जो भी आता है उसका सबसे सिंपल सा चीज है कि डोमेन निकालने के लिए। तो डोमेन निकालने का जो कंसेप्ट है कि लॉग के अंदर में जो भी पार्ट है उसको अपन क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। तो √2 sin x माइनस cos x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहां से आपका पार्ट बना sin x माइनस cos x इज ग्रेटर देन -3 अपॉन में √2। ठीक है ये चीज, तो इससे बड़ा होना चाहिए। अब ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को सेट करने का तरीका क्या होता है। अब ये चीज देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप √2 मल्टीप्लाई कर सकते हो और √2 को आप डिवाइड भी कर सकते हो। हमने इस पार्ट में कुछ ऐसे लिखा, इस पार्ट को √2 मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर बना आपका 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x इज ग्रेटर देन -3 अपॉन में √2। अगर आप पूरा पार्ट देखो तो √2, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 1/√2 को आप लिख सकते हो साइन या कॉस में, आप इस पूरे पार्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1/√2 को अपन ने लिख दिया cos π/4। अगर आप और कन्वर्ट करो तो cos π/4 इनटू में sin x माइनस में sin π/4 इनटू में cos x इज ग्रेटर देन -3/√2। अब देखो ये जो पार्ट बना आपका √2 sin a cos b माइनस cos a sin b, आप इसको लिख सकते हो sin ऑफ x माइनस π/4 इज ग्रेटर देन -3/√2। और यहां से ये पार्ट बना sin ऑफ x माइनस π/4 इज ग्रेटर देन -3/2। क्लियर यहां तक? ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया जाएगा और कुछ अगर नया कंसेप्ट आएगा तो वो भी आपको थ्योरी पार्ट की तरह समझाया जाएगा। इसमें ये जो 1/√2 है आपका, मैंने इसको cos π/4 लिखा, आप चाहो तो इसको sin π/4 लिख दो और इसको आप क्या लिख दो, cos π/4। तो फिर आपका ये फॉर्मूला बनेगा cos a cos b माइनस में sin a sin b, एक माइनस कॉमन ले लोगे वो पैटर्न दिख जाएगा। तो यहाँ से वो भी तरीका आप देख सकते हो, बट मैंने इस चीज को कॉस और साइन में कन्वर्ट किया तो यहाँ से ये बना। अब कोई साइन थीटा है, इसको थीटा की तरह सोचो आप, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन -3/2। ये तो होता ही है बिकॉज साइन थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से 1। यहाँ से आप क्या बोलोगे, x बिलोंग टू रियल नंबर, बोल सकते हैं। ये चीज कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को जो इतना मेहनत किया है, अब आप यहाँ पे देखो, अगर एक छोटा सा चीज आपको याद है तो आपको ये पता होगा कि -√2 से बड़ा होता है sin x माइनस कॉस एक्स और √2 से क्या होता है आपका छोटा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और मैंने बोला है इस तरह से कि sin x माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन -3/√2। ठीक है, अगर सेट करना चाहो तो ये जो पार्ट था आपका √2 sin x माइनस कॉस एक्स, इसको आप ऐसे लिख दो √2 sin x माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन -3। तो अगर आप √2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो -2 से बड़ा होगा √2 टाइम्स sin x माइनस cos x
इज लेस देन 2। तो √2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की रेंज क्या हो गई, -2 और 2 के बीच में। और ये क्या बोला आपका कि √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन -3। तो यहाँ से अपन क्लियरली देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, इसकी रेंज है -2 और 2 के बीच में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है कि भाई हम -2 और 2 के बीच में है, और राइट साइड क्या बोल रहा है कि भाई तुम -3 से बड़ा होना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलेगा कि मैं हमेशा -3 से बड़ा ही हूं, बिकॉज आई एम इन रेंज ऑफ -2 से लेके 2 के बीच में। तो अगर ये चीज बोल पा रहे हो कि ये जो है पार्ट है आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा -3 से बड़ा है, हमेशा बड़ा है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर। एक तरफ आप इतना मेहनत कर पा रहे हो, एक तरफ आप इतना मेहनत कर रहे हो, एक तरफ अगर आपको ट्रिगोमेट्री की वो छोटी सी आइडेंटिटी पता है जो कि मैंने रेंज के वीडियो में भी लिखी है, तो वो आइडेंटिटी यूज करोगे तो एक लाइन में आपका ये डोमेन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो डोमेन आ गया। अब रेंज देखिए आप इस क्वेश्चन का, रेंज कैसे फाइंड, डोमेन क्या हो गया आपका इसमें, डोमेन इज x बिलोंग टू r। वापस से ये अब आपको एक कंसेप्ट, डोमेन आ गया आपका, रेंज आपको फाइंड करना। अब आपको याद होगा कि मैंने रेंज के वीडियो में, या फिर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, हो सकता है कोई रैंडम बच्चा हो जो कि ये वीडियो देख रहा हो केवल, तो उस बच्चे के लिए भाई आपको पता होगा कि रेंज निकालने के लिए एक तरीका होता है मोनोटोनिसिटी का, कि मोनो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ कि अगर लॉग का बेस 1 से ज्यादा है तो उसका नेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो लॉग विथ बेस √5 इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बोल सकते हैं ये चीज, लॉग विथ बेस √5 इज इंक्रीजिंग फंक्शन, होगा इंक्रीजिंग नेचर में आपका ये। ठीक है, अब आप देखो, तो आपको इस अंदर वाले पे काम करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि √2 जो -2 से बड़ा होगा, कौन, √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और 2 से क्या होगा, छोटा। अब आप +3 कर दीजिए, तो 1 से बड़ा होगा √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स +3, और लेस देन क्या हो जाएगा, 5। टेक लॉग बोथ साइड, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, टेक लॉग बोथ साइड विथ बेस √5, और लॉग का नेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग। लॉग का विथ बेस √5 नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो साइन चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन अगर इनइक्वालिटी के अंदर जाता है तो साइन चेंज नहीं होगा। और अंदर बन गया आपका √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स +3, ये पार्ट इज लेस देन log 5 विथ बेस √5। ये तो जीरो से जीरो हो गया आपका, यही क्या चल रहा है, y, और दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको बेसिक मैथ्स में बताया गया होगा, ये 5 की पावर 1/2, ये 2 आपका सामने आ जाए। तो फाइनली ये पार्ट हुआ। अच्छा, एक और चीज, ये जो पार्ट होता है जिसमें ये -2 के बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वलिटी होती है, ये 1 के बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे भी इक्वलिटी आएगा। मैंने स्टार्टिंग में इक्वलिटी लगाना भूल गया था मैं, अभी मैं सेट कर, ये पार्ट हो गया। तो y की जो वैल्यू होगी ये आपका 0 और 2 के बीच में। तो रेंज इज 0 से लेके 2 के बीच में। ये जो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा था, यहाँ भी आपका इक्वलिटी है, यहाँ भी इक्वलिटी। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -√2 से बड़ी होती है और √2 से छोटी होती है, और इक्वलिटी भी होल्ड करता है कहीं ना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का कहीं ना कहीं आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को देख के मुझे कैसे पता चला कि मोनोटोनिसिटी, क्योंकि मुझे पता है कि लॉग का जो बेस होता है √5 का, वो इंक्रीजिंग नेचर का है। तो इंक्रीजिंग नेचर का है तो सीधा अंदर जा सकता है, तो मोनोटोनिसिटी अपन यूज करेंगे। और ये जो पार्ट है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको देख के आपको ट्रिगोमेट्री का वो लाइन याद आना चाहिए कि अगर कभी भी फंक्शन है तो -√a² + b² से बड़ा होता है क्या, a sin x माइनस बी में cos x, और लेस देन इक्वल टू अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली चीज याद आना चाहिए, ट्रिगोमेट्री में पढ़े होगे, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस, सबसे पहले तो डोमेन, अब y की वैल्यू इसके बराबर है। अब यहाँ तो ये तो कोई लॉग वॉग का फंक्शन नहीं है, साइन इनवर्स नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप ऊपर वाले फंक्शन को देखो कि ये 2x कब डिफाइन है, ये आपका ये पार्ट कब डिफाइन है, ये तो हमेशा ही डिफाइन है, ये कब डिफाइन है, ये अगर आपसे बोला जाए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब डिफाइन है, ये तो हमेशा डिफाइन है, इसको किसी x से दिक्कत होगा नहीं, या 2x को किसी x से दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से बस इस y क्या बोलेगा कि भाई तुम डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना, तो क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो y तो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ अगर अपन ऑब्जर्व करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कभी जीरो के बराबर होगा ही नहीं। यहाँ से फिर डोमेन अपन क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, ये आपका x बिलोंग टू रियल नंबर हो गया। अगर दे रखा है y इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। लिख तो दिया दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, मगर दिमाग में कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर y 0 के बराबर हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक बनेगा, नहीं बनेगा। तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर क्वाड्रेटिक। तो केस 1 लिखा मैंने कि y इज नॉट इक्वल टू 0, और केस 2 अपन सॉल्व करेंगे जब y आपका 0 के बराबर होगा तब की कहानी। तो अगर y 0 के बराबर नहीं है देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x। अगर y 0 के बराबर नहीं है देन इट इज क्वाड्रेटिक इन x। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालो, मैं फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूं कि फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो आपको x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, और x में ये क्वाड्रेटिक होगा, मगर क्वाड्रेटिक होने के लिए y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर y 0 हो गया तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इन x। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालो तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में यहां से बना 2y। तो x इज इक्वल टू 2 का फैक्टर कॉमन 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y। अब ये बना x इज इक्वल टू जी वाई। इस फंक्शन का क्या निकालेंगे अपन, डोमेन। यहां से अगर आप देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू जी वाई। ये जो फंक्शन बना आपका, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में y प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y। ये तो साफ बोलेगा कि भाई y को 0 के बराबर नहीं होने देना, और अंडर रूट क्या बोलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y बिलोंग टू क्या हो गया आपका -1 से 1, एक्सेप्ट क्या लिखेंगे अपन 0, क्योंकि y अगर 0 के बराबर हुआ तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये वाला फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और केस 1 में y वैसे ही 0 के बराबर नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक का ही गड़बड़ करता, फिर वो क्वाड्रेटिक बचता ही नहीं आपका। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट से जो आंसर आया है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा आपका दैट इज -1 से 1 एक्सेप्ट 0। केस 2 में जब y की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा भाई, अगर y 0 कर दीजिए तो यहां से बना आपका, इसमें y के बदले 0 पुट करो तो ये तो 0 हो गया आपका, ये भी 0 हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 इज इन डोमेन, is in domain, so y is equal to 0 should also be in range। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि डोमेन और रेंज का तो क्लियर सा कंसेप्ट है। अगर x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 आ रहा है वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 पे क्या बोल रहा हूं मैं, अगर x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ रहा है और x इज इक्वल टू 0 डोमेन में है, तो y इज इक्वल टू 0 भी कोई पाप नहीं किया है, दिस शुड आल्सो बी इन रेंज। तो केस 2 क्या बोलता है, y इज इक्वल टू 0 को इंक्लूड करो,
केस 1 क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 0 को इंक्लूड ना करो, और ओवरऑल रेंज के लिए अपन इस दोनों केस का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं दोनों केस का यूनियन। तो रेंज इज फाइनल, अगर देखें इस पार्ट का, तो रेंज इज क्या होना चाहिए, -1 से 1। जीरो को रिमूव करने की जरूरत नहीं है केस 2 में, केस 2 के कारण आपका जीरो कहीं ना कहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में आप समझिएगा, अगर आप मोनोटोनिसिटी से जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो, बट आपको डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर फंक्शन का फाइंड करना पड़ेगा। अभी तो नहीं, बट इस वीडियो के बाद जब आप थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, एक बार मोनोटोनिसिटी से भी इसको ट्राई करना, ठीक है। मैंने सिंपली यूज किया है कि x को y के टर्म में फाइंड कीजिए, तो अपने को दिखा दिस इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भी तब होगा जब y इज नॉट इक्वल टू 0, और इस फंक्शन का अपन डोमेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप इसको देखिएगा। दूसरा तरीका क्या है, जो कि काफी सिंपल सा तरीका, शॉर्टकट तरीका आप समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स। डोमेन क्या चल रहा है आपका, x बिलोंग टू रियल नंबर। मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू tan थीटा, जिसमें x क्या चल रहा है, रियल नंबर। दैट इज थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, -π/2 से π/2, जो ITF का रेंज होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, -π/2 से π/2। ये भी लिखा है मैंने रेंज के वीडियो में, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का रेंज। अब आप y देखो क्या कन्वर्ट होगा, तो y इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। थीटा अगर -π/2 से π/2 में है, तो 2 थीटा की वैल्यू होगी -π से बड़ा और पाई से छोटा। तो साइन 2 थीटा, थीटा क्या चल रहा है, 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, -π और पाई के बीच में। अब आप ऐसे सोचो कि आपको साइन 2 थीटा का रेंज निकालना है, जिसमें थीटा क्या चल रहा है, -π से पाई। ये साइन का ग्राफ अगर बनाया अपन, ये कुछ इस टाइप का चलेगा आपका, ठीक है। ये होता है आपका -π, ये होता है आपका कहीं ना कहीं पाई, और ये पूरा ग्राफ ये कवर करेगा आपका -π और पाई के बीच में। ग्राफिकल मेथड भी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। इसकी मिनिमम पॉइंट होगी -1, मैक्सिमम पॉइंट होगी 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, -1 और 1 के बीच में। ये आपका आंसर, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। क्लियर ये चीजें। अब आप ये सेकेंड मेथड को देखो कि ये कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं कहानी होगा इस पार्ट। एज यूजुअल सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे, डोमेन। डोमेन में वापस से, क्या इस पार्ट को किसी x से दिक्कत है, इस पार्ट को, इसको किसी x से दिक्कत नहीं, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसको किसी x से इंडिविजुअली, इसको भी किसी x से दिक्कत नहीं है, मगर y क्या बोलेगा कि भाई डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से अगर आप कॉमन लो तो इस क्वाड्रेटिक का दो फैक्टर बनेगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 और x शुड नॉट बी इक्वल टू -3। तो इस y को बस दिक्कत है कि भाई डिनोमिनेटर 0 के बराबर मत करना, डिनोमिनेटर 0 के बराबर करोगे तो y डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन में x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट -3 और 2, ये आपका इस पार्ट का डोमेन हो जाए। अब अपन रेंज पे आते हैं। रेंज देखिएगा, अगर आप फैक्टर करना स्टार्ट करो, अब ये क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक चल रहा है, मगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन। और मैंने रेंज के वीडियो में भी बोला था, क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक का, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक का, 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का अपना एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कि 11th का एक पार्ट है। तो आपको 11th में कहीं ना कहीं ये पार्ट सिखाया गया होगा, क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक है आपका, इसका दो फैक्टर होगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है आपका, इसका भी दो फैक्टर होगा, x प्लस 3 और x माइनस 2। ये y चल रहा है, यहां से x माइनस 2 तो निपट गया आपका। तो अब y क्या चीज में कन्वर्ट हुआ,
x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3। क्लियर। अब मैंने एक नोट लिखवाया था लास्ट वीडियो में, रेंज वाले वीडियो में, या फिर अगर आपको वैसे जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी। y की वैल्यू क्या होती है? y बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट a बाय, ये जो आपका लीनियर अपॉन में लीनियर है इसका रेंज ये होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। लीनियर अपॉन में लीनियर काफी स्टैंडर्ड है रेंज में, और याद रहेगा तो बहुत सारे चीज जल्दी फाइंड कर पाओगे। तो लीनियर अपॉन में लीनियर का रेंज ये होता है। ये रेंज तब होता है जब x अपने पूरे डोमेन में हो कहीं ना कहीं। यहाँ पे तो x बिलोंग टू रियल नंबर चल ही रहा है, एक्सेप्ट -2 और -3। -3 दिख ही रहा होगा, -3 के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर आप इस लीनियर अपॉन में लीनियर का रेंज देखोगे तो y क्या होना चाहिए? y बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्लियर ये चीजें? और भी चीजें हैं इसमें। एक्सेप्ट 1 किस लिए? 1 इसलिए नहीं होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये जहां से ये जो कंसेप्ट है आपका, इसके अकॉर्डिंग a बाई सी, तो यहां से मैंने दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशियो, तो y 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसमें देखो, अब इस पार्ट में ये जो पार्ट है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लाइन सुनिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ये लाइन है, इसमें x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहां से आया है? यहां से आया है। और रेंज किसका निकाल रहे हैं अपन? इसका रेंज निकाल रहे हैं, ना कि इसका रेंज। ये तो अपन ने कन्वर्ट किया है, इसी क्वेश्चन को अपन ने इसमें कन्वर्ट किया है। पेन देखिएगा, इस क्वेश्चन को अपन ने इसमें कन्वर्ट किया है। अगर कोई आपको केवल इसका रेंज पूछता है, केवल इसका रेंज पूछता है, दैट इज रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यही आंसर होगा। मगर रेंज किसका पूछा गया? इस क्वेश्चन में इसका रेंज पूछा गया, और इसमें x की वैल्यू 2 के बराबर भी नहीं होगी। इसमें x की वैल्यू 2 के बराबर भी नहीं होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 के बराबर भी नहीं होगी, और इसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगी, तो 2 अगर पुट करो तो देखो वैल्यू क्या आ रही है। 2 अगर पुट करो तो ऊपर 1 और नीचे क्या आ गया? 5। तो y की वैल्यू 1/5 के बराबर भी नहीं होगी। ये आपका रेंज होगा। y बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 1/5। 1/5 क्यों रिमूव किया? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू आ रही है वो 1/5 के बराबर हो रही है इसमें, और 1/5 इसके अंदर आ गया है, तो कहीं ना कहीं y तो 2 हो ही नहीं सकता, इसलिए अपन उस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ये आपका लीनियर अपॉन में लीनियर है, इसका स्टैंडर्ड रेंज होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन भले ही क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक था, मगर दोनों क्वाड्रेटिक का फैक्टर हो रहा था, और एक कॉमन फैक्टर है जो कि निपट गया आपका, तो क्वेश्चन लीनियर अपॉन में लीनियर में कन्वर्ट हुआ, और इसका अपन ने डायरेक्ट रेंज यूज किया है। मगर इसमें y की वैल्यू 2 के बराबर भी नहीं हो सकती, सॉरी x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए y की वैल्यू 1/5 के बराबर नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं अपन। फोर्थ है आपका x अपॉन में 1 प्लस मॉड x। ये जो फोर्थ पार्ट है, y इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस मॉड x। अब देखो, सबसे पहले डोमेन, सेम वही चीज, इस y को दिक्कत होगा कि 1 प्लस मॉड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये तो 0 के बराबर होगा भी नहीं। यहां से तो x बिलोंग टू क्या आ गया आपका? 5। तो डोमेन क्या आ जाएगा? x बिलोंग टू रियल नंबर। क्लियर ये चीज है? अब आप रेंज देखो इसका, ठीक है। यही जो फंक्शन चल रहा है, आप इसको डिफाइन कर सकते कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई, ये हो जाएगा आपका x अपॉन में 1 प्लस एक्स। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो इसकी वैल्यू होगी x अपॉन में 1 माइनस एक्स। ये दो चीज हो गया आपका। वही y जो फंक्शन था उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। क्लियर ये चीजें? ठीक है। अब देखो आप, एक तो रेंज निकालने का तरीका ये है, आप इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ मुश्किल काम है। फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, जी वाई में कन्वर्ट करो। यहाँ पे मैं इस पार्ट का मोनोटोनिसिटी डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन है नहीं अब मैं इस पार्ट का मोनोटोनिसिटी डिस्कस करूँ, तो अगर आप देखो कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का नेचर क्या है, और ये कब फंक्शन है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इस पार्ट को तो d अपॉन में dx, तो यहां से u अपॉन में v रूल के अकॉर्डिंग 1 अपॉन में x का स्क्वायर, यहां बना आपका 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स, तो फाइनली क्या आ गया? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन का नेचर क्या हो गया आपका? इंक्रीजिंग। ठीक है। तो ये जब फंक्शन होगा
और ये कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। फंक्शन का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग। तो इस पार्ट की अगर आप इस पार्ट का ही केवल रेंज निकालो तो x की वैल्यू जो चल रहा है आपका 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। अब y का y इज इंक्रीजिंग, तो y सीधा अंदर जाएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जीरो अगर पुट कीजिए तो यहां से आ गया 0 आ गया वैल्यू, ये y आएगा लेस देन, जैसे ही इंफिनिटी, अब इंफिनिटी तो पुट नहीं करते, लिमिटिंग वैल्यू आती है इंफिनिटी पे, तो मैं लिमिट के अंदर नहीं जा रहा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही ये इंफिनिटी जाएगी तो x अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे आप तो वैल्यू क्या आ गया आपका, ये कहीं ना कहीं 1 आ गया। ठीक है, अब इसी में इस पार्ट पे आते हैं, तो इसका भी नेचर नहीं पता अपने को, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जाओगे dy बाई डी एक्स, तो यहां से अगर आप पार्ट देखो तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस में x टाइम्स माइनस 1, फाइनली क्या बना 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन का नेचर क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग। वापस से अगेन फंक्शन का नेचर क्या आया, इंक्रीजिंग। कैसे पता चल रहा है, डिफरेंशिएट करने से पता चल रहा है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिनका नेचर अपने को याद होता है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिनका याद वाद नहीं होता अपने को हमेशा उसको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इस फंक्शन का भी नेचर क्या हुआ, इंक्रीजिंग। और ये कब आ रहा है इंक्रीजिंग, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है, 0 से छोटी है। y इज इंक्रीजिंग। माइनस इन्फिनिटी अगर इसके अंदर गया तो माइनस इन्फिनिटी के टाइम पे इसकी वैल्यू आएगी -1 से बड़ी y और लेस देन 0 के, अगर आप बराबर करोगे इसको तो 0 के टाइम पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ भी इक्वलिटी नहीं आएगी। अब आप देखो दोनों पार्ट को, ये पार्ट क्या बोल रहा है, ये पार्ट की रेंज क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ये पार्ट क्या बोल रहा है, रेंज होगा -1 और 0 के बीच में। दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन ऑफ बोथ। फाइनली क्या आएगा आपका, -1 से बड़ा हुआ y और लेस देन क्या हो गया 1, तो y बिलोंग टू -1 से 1। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे -1 पे भी इक्वलिटी नहीं है, यहाँ -1 पे भी इक्वलिटी। ये आपका 5th क्वेश्चन है। सबसे पहले डोमेन, डोमेन अंडर रूट क्या बोलेगा, 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी अंडर रूट ही है, एंड 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से आया x इज लेस देन इक्वल टू 2, एंड यहां से आया आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली आएगा x बिलोंग टू -1 से 2। ठीक है, -1 से 2, ये आपका फाइनली इस फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। अपन रेंज पे आते हैं, रेंज पे। अब वापस से ये जो फंक्शन होगा आपका, ठीक है, इस फंक्शन का मोनोटोनिसिटी अपने को नहीं पता है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है नहीं पता, तो मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करने जा dy बाई डी एक्स। एक चीज और पॉइंट है आपका, कोई भी फंक्शन अगर है, आप अगर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं मोनोटोनिसिटी पता करने के लिए, तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैं कंटिन्यूटी पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, जब भी कंटिन्यूटी का वीडियो आएगा तो आपको बताया जाएगा। बाकी अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो भी पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शंस होते हैं, जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये लाइन अभी आप नोट कर लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि, तो इसलिए आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं बस। ऑल पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल कॉमा एक्सपोनेंशियल कॉमा लॉग कॉमा इनवर्स कॉमा ट्रिगोमेट्रिक, ये जो फंक्शंस होते हैं, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। हमेशा अपने डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आपका डोमेन में हमेशा ये कंटिन्यूअस होता है। ये भी आपका अंडर रूट टाइप की फंक्शन चल रहा है, चाहे वो मॉड एक्स का फंक्शन हो, ये भी अपने डोमेन में आपका हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये जो फंक्शन चल रहा है, इसका मैंने इस तरह से पार्ट निकाला और इसका डोमेन आया, ये तो कंटिन्यूअस है ही, तो डिफरेंशिएट करते हैं अपन। यहां से अगर आप देखो तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट, चेन रूल से डिफरेंशिएशन हुआ है। इस पार्ट का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट
में ये पार्ट आ जाएगा और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -1 आएगा। इस पार्ट के डिफरेंशिएशन में 1/2 √ 1 + x, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 आएगा, तो ये dy/dx आ गया। अब अगर आप इस पार्ट को देखो तो अपने को पता नहीं है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। पीछे क्या हो रहा था, इस सब के जैसे इस पार्ट को मैंने डिफरेंशिएट किया था तो dy/dx ये आया। अब ये देख के ही पता चल रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 0, देख के ही पता चल रहा है क्योंकि नीचे स्क्वायर है ऊपर 1 है तो पक्का पॉजिटिव है। वैसे ही आपका इसमें भी हुआ था, देख के ही पता चल रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तो भाई देख के नहीं पता चल रहा है, अब क्या करें? तो देखो अब क्या करेंगे, आप क्या करो कि ये इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करके देखते हैं कि भाई क्या आ रहा है x की वैल्यू, इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2, अगर आप यहां से लिखो लेट 1/2 तो कॉमन आ गया आपका, 1/√1 + x माइनस 1/√2 - x इज ग्रेटर देन 0। यहां से फाइनली पार्ट बनेगा √2 - x इज ग्रेटर देन √1 + x। क्लियर? यहां से ये ग्रेटर देन आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से अगले एक स्टेप में लिख ही देता हूं बीच में, हो सकता है बच्चों को ना समझ में आए। यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे अपन तो 2 - x इज ग्रेटर देन 1 + x। फाइनली अगर सॉल्व करो तो 1 इज ग्रेटर देन 2x, दैट इज x इज लेस देन 1/2। ये पार्ट है। आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर दो चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अपने को ये पता चला, सुनिएगा इस पार्ट को, हो सकता है बच्चों को दिक्कत हो जाए यहाँ पे, आप सुनिएगा जरूर। ये पता चला कि x अगर 1/2 से छोटा है, x अगर 1/2 से छोटा है, मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 से छोटी हो गई, ठीक है, तो x अगर 1/2 से आपका छोटा हुआ तो फंक्शन का नेचर क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग। तो x अगर 1/2 से छोटा हुआ तो ये जो पार्ट होगा आपका, ये जो पार्ट है ये, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मींस dy/dx इज ग्रेटर देन 0, दैट इज नेचर ऑफ फंक्शन इज, नेचर ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो अगर आप ठीक उल्टा कर दो, इफ x इज ग्रेटर देन 1/2 कर दो, सोच थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो, x लेस देन इक्वल टू 1/2 तो नेचर क्या आया, इंक्रीजिंग। आपके सामने ये कैलकुलेशन, मैंने यहां पे x को पलट दिया तो हर एक जगह साइन चेंज होगा, ये भी आपका लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फॉर x ग्रेटर देन 1/2 फंक्शन नेचर इज डिक्रीजिंग। नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 1/2 और x लेस देन 1/2 नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये मैंने सॉल्व किया। सिंपल तरीके से सोचो, इसको अगर थोड़ा सा पलट दोगे या फिर आप ऐसे सोचो, इसको लेस देन इक्वल टू 0 कर दे या लेस देन 0 कर दे, ये भी आपका लेस देन होगा, ये भी लेस देन होगा, ये भी लेस देन होगा, ये भी लेस देन होगा और ये ग्रेटर देन होगा, जैसे मैंने सॉल्व किया था अभी पीछे। तो एक बार आप यहाँ पे, अगर आपको ये डायरेक्ट मेरा स्टेटमेंट अभी आपको नहीं दिमाग में अच्छे से कैच कर रहा है, वीडियो पॉज कीजिए और आप तुरंत इस पार्ट को लिखिए लेस देन 0 और फिर आप सॉल्व कर दीजिए। आप लेस देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी इक्वलिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप तुरंत इसको कीजिए लेस देन इक्वल टू 0 और इस पार्ट को पूरा सॉल्व कीजिए। तो मैंने क्या किया, अभी तक अपना पीछे क्या चल रहा था कि दिख रहा था कि अगर ये फंक्शन था आपका x इज लेस देन 0 पे, तो दिख रहा था कि फॉर x लेस देन 0 इसका नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इस पार्ट का डोमेन क्या है, -1 और 2 के बीच में, तो डोमेन चल रहा है -1 से 2, ये रहा आपका -1, ये रहा आपका कहीं ना कहीं 2। इस पूरे डोमेन में, इस पूरे डोमेन में ये जो फंक्शन है आपका, इसका नेचर -1 और 2 के बीच में, 1/2 के बीच में, यहां तक नेचर क्या है आपका, इंक्रीजिंग।
-1 से लेके 1/2 के बीच में नेचर क्या है, इंक्रीजिंग। 1/2 और 2 के बीच में नेचर क्या है इसका, डिक्रीजिंग। क्लियर ये चीजें, 1/2 -1 और 1/2 के बीच में नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग। मैंने लिखा है x इज लेस देन 1/2 पे, लेस देन 1/2, तो 1/2 से छोटा, 1/2 से कम करोगे, पेन देखिएगा ये रहा 1/2 आपका, 1/2 से आप कम करोगे मगर कहां तक जाओगे, -1 तक। क्या -1 के और नीचे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, डोमेन में ही नहीं है। तो यहां से अब चीजें आपको सॉल्व करने आना चाहिए कि मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि x अगर -1 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है, दो पार्ट में आप इसको ब्रेक कर लीजिए, और 1/2 से बड़ा होना चाहिए x और लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। क्योंकि पूरे डोमेन में नेचर नहीं है, पूरे डोमेन में एक नेचर फिक्स्ड नहीं है, पूरे डोमेन में एक नेचर फिक्स्ड नहीं है। जब मैं नेचर बोल रहा हूं मतलब ये फिक्स नहीं है कि पक्का बढ़ रहा है या पक्का घट रहा है। तो क्या बोलेगा भाई, हम -1 से 1/2 के बीच में तो इंक्रीजिंग है, बढ़ रहे हैं, समझिएगा। -1 और 1/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, 1/2 और 2 के बीच में ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो -1 से 1/2, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया जिस हिसाब से ये चल रहा था, यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब y को अंदर भेजो, तो इंक्रीजिंग में जब अंदर जाता है तो साइन चेंज नहीं होता है, डिक्रीजिंग में जाता है तो साइन चेंज होता है। ठीक है, अब -1 ले जाके पुट कीजिए यहाँ पे, जैसे ही -1 पुट करोगे देखो क्या आ रही है वैल्यू, -1 पुट कीजिएगा तो ये आपका √3 आ जाएगा। एक बार 1/2 भी पुट कीजिए अंदर ले जाके, 1/2 पुट कीजिएगा तो 2 - 1/2 कितना आ गया भाई, √3/2, 1 + 1/2 ये भी आपका √3/2। तो क्या लिख दे, 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 3/2, और यहाँ भी वही चीज आएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 3/2, बड़ा हुआ y लेस देन इक्वल टू 1/2 ले जाके पुट कीजिए यहाँ पे, तो अच्छा अच्छा सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे, हाँ नहीं टाइम लगता हमरा नहीं, हम आबि जेबै, रह दे ने कनी देर बाद खाएब, कनी वीडियो आप रिकॉर्ड कर ले, बीच में नहीं छोड़ सके छी। एक बार आप 2 पुट कीजिएगा, जैसे ही आप जैसे ही आप अंदर 2 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया आपका, यहाँ से क्या आया आपका ये √3, ये हो गया आपका √3 से बड़ा y लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट 3/2, दोनों पार्ट का यूनियन। तो फाइनली दोनों पार्ट का अगर यूनियन लीजिएगा तो यही आएगा, y बिलोंग टू √3 से लेके 2 टाइम्स अंडर रूट 3/, ये आपका आंसर, ये आपका इस पार्ट का कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा। अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखो तो y बिलोंग टू √3 से लेके ये अंदर जाएगा तो 4 बन के ये आपका √6 हो जाएगा। क्लियर ये चीज है, ये आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नया चीज सीखने के लिए है, ये जो इलस्ट्रेशन लिया है मैंने सोच समझ के लिया है। बच्चों का एक आदत सा होता है कि उनको पूरे डोमेन में या तो पक्का इंक्रीजिंग या तो पक्का डिक्रीजिंग वो हैंडल कर लेते हैं, उनको उस क्वेश्चन में दिक्कत होता है जो अपना नेचर बदलता है बीच में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूरे डोमेन में पक्का इंक्रीजिंग पक्का डिक्रीजिंग नहीं है, कुछ पार्ट बढ़ रहा है और कुछ पार्ट कम हो रहा है। तो जहां इंक्रीजिंग है वहां इंक्रीजिंग का कंसेप्ट लगाइए, ब्रेक कर लिया मैंने, यहाँ इंक्रीजिंग का, और यहाँ डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग का, और यहाँ से आपका ये आंसर आएगा। क्लियर, इसी क्वेश्चन के लिए मैं एक और चीज समझा रहा हूं, उसको भी समझिएगा। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये भी काफी काम आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन maximum and minimum value of y is equal to fx will exist at the point where dy by dx is equal to 0 or not defined
एंड एट एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। और ये जो चीज है आपका, ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए वैलिड है। कोई भी, अभी मैंने वापस मैंने लिखा नहीं है कंटिन्यूअस फंक्शन, मैंने बोल दिया कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए वैलिड है। और कंटिन्यूअस कौन सा होगा? जो भी मैंने पीछे अभी बोला था आपको, लॉगरिदमिक, मॉड, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोमेट्रिक, इनवर्स, ये सारे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं इन इट्स डोमेन। तो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो रूट अंडर रूट वाला फंक्शन है, तो ये तो पक्का ही कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। अब इस पॉइंट को समझते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अब आप सोच के देखो, किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया तो रेंज क्या होगा? मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, दैट इज रेंज। यही तो होता है, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो रेंज क्या हो जाएगा? मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। अब मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट कहां पर करेगा? जहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो होगा और या फिर नॉट डिफाइन होगा। जहां पे या तो dy बाई डी एक्स जीरो हो या तो dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइन हो, एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, इसका dy बाई डी एक्स, मैंने इस क्वेश्चन के लिए, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन क्या चल रहा है आपका? y इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा पूरा का पूरा, ठीक है? दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है पूरा का पूरा, इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो कहां पे एग्जिस्ट करेगी? या तो डेरिवेटिव जहां पे जीरो होगा, या तो नॉट डिफाइन होगा, या फिर एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। डोमेन मैंने निकाल ही लिया। अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालिए तो dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, हाँ, इसकी जो डेरिवेटिव आएगी 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स, माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस एक्स। इसको अपन जीरो के बराबर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? अब आप सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, और कहां पे? एंड पॉइंट ऑफ डोमेन पे। तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 पे, और क्या लेते हैं अपन? x इज इक्वल टू एंड पॉइंट ऑफ डोमेन -1 पे, और एक क्या आएगी? x इज इक्वल टू 2 पे। 1 बाई 2 अगर पुट कीजिएगा फंक्शन में, यहाँ पे फंक्शन में पुट कीजिएगा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोली है मैंने, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोली है मैंने, क्योंकि दिस इज कंटिन्यूअस, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वहां पे एग्जिस्ट करेगी जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा या फिर नॉट डिफाइन होगा। तो 1 बाई 2 अगर पुट कीजिए यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 टाइम्स अंडर रूट 3 बाई 2, तो दैट इज अंडर रूट 6, और -1 अगर पुट कीजिए तो दैट इज अंडर रूट 3। 2 अगर पुट कीजिए तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यहां से क्या बोलेंगे? मिनिमम क्या हो गया? अगर आप देखो यहां से, तो मिनिमम वैल्यू इज √3, मैक्सिमम इज √6। तो रेंज क्या होना चाहिए? तो रेंज इज √3 से लेके √6 के बीच में। क्लियर? ये भी आपको मैं जो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कुछ नए कंसेप्ट भी बताए जाएंगे, वो नया कंसेप्ट आपका यही है कि कोई भी फंक्शन हो जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालना हो, आप उस, और ये याद रखिएगा बहुत काम आएगा, दिस इज वैलिड फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है? और कंटिन्यूअस कौन होता है वो मैं 2 बार बोल चुका हूं, तो आप वो पॉइंट जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है? अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन लिए, वो सारे कंटिन्यूअस ही हैं आपके। ठीक है? तो आप डेरिवेटिव निकालिए, वहीं पे मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा जहां पे डी वाई डी एक्स जीरो है या नॉट डिफाइंड, या फिर एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका आई थिंक 6 नंबर का क्वेश्चन हो। तो आपका नेक्स्ट जो है आपका 6 पार्ट, उसको देखते हैं। ये 6 पार्ट है, इसका अपन सॉल्यूशन डिस्कस करें।
तो सबसे पहले डोमेन, एंड अगेन फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका लॉग पे बेस्ड था एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन लॉग। सबसे पहले डोमेन, अब लॉग देखते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए। डोमेन क्या होता है भाई कि 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी, यहां से बना आपका टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, दिस इज लेस देन 0। इस पार्ट को अपन लिख सकते हैं टी स्क्वायर, फैक्टर कर लीजिए क्वाड्रेटिक समझ के, 2t प्लस टी माइनस 2 इज लेस देन 0। इसका अगर आप फैक्टर करो तो t कॉमन लीजिएगा, t प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर इस पार्ट का अगर आप फैक्टर करो तो दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इज लेस देन 0। तो t माइनस 1 एक फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज t प्लस 2 इज लेस देन 0। तो t की वैल्यू क्या हुई माइनस 2 से बड़ा, और t इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। अब मैं लिख देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज लेस देन 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 2 और 1 के बीच में। अब देखो आप, अगर आप साइन एक्स की वैल्यू देखो तो वो तो माइनस 1 और 1 के बीच में होता है भाई, माइनस 1 और 1 के बीच में। दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज क्या क्या हो सकता है, माइनस 1, 0, 1। मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की ये तीन वैल्यू हो सकती है, माइनस 1, 0 और 1। इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स कुछ हो ही नहीं सकता। और अपन ने क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। तो ये तो माइनस 1 और 0 ऑलरेडी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स जो 1 होता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहां से अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स 1 के बराबर कब होता है, व्हेन, उसको सॉल्व कर लेते हैं, व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब साइन एक्स 1 के बराबर कब होता है, ये बेसिक ट्रिगोमेट्री, साइन एक्स 1 पे हमेशा साइन एक्स इस वाले पार्ट पे, ये जो आपका पार्ट है ये टॉप वाला पार्ट, यहां पे जो भी एंगल होगा उन सारे एंगल पे साइन एक्स 1 के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिखा मैंने, एक एंगल पता है 90, और इसको जनरलाइज करने के लिए मैंने 2n पाई चिप, कोई दिक्कत, ये चिपका दिया मैंने। तो अब यहां से अब सारा कुछ x को दिक्कत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स ये तीन वैल्यू होती थी, इस दोनों वैल्यू में या इसको कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको यहाँ पे 1 से दिक्कत है। तो इस पार्ट के लिए x बिलोंग टू रियल नंबर, एक्सेप्ट में क्या नहीं हो सकता, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, इस वैल्यू से बस दिक्कत है। क्योंकि इस वैल्यू पे साइन एक्स की वैल्यू, अगर x की ये वैल्यू लोगे आप तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या होगा 1, जो कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। मैंने अभी ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया है। अब इस पार्ट पे आते हैं, इसको देखते हुए cosec x minus 1 should be greater than 0, that is cosec x should be greater than 1, ठीक है। अब cosec x का रेंज क्या होता है आपका, cosec x की जो एक्चुअल रेंज होती है माइनस 1 से छोटी और 1 से बड़ी, माइनस 1 से छोटी और 1 से बड़ी, यही होती है एक्चुअल रेंज। तो cosec x नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहां से अगर cosec x भी 1 से बड़ी है आपका, तो यहां से जो x की वैल्यू होगी 0 से 2 पाई में, आप केवल सोचो, आप केवल 0 से 2 पाई में सोचो, आप पूरा मत सोचो कि पूरा एंगल क्या होगा नहीं होगा, आप केवल 0 से 2 पाई में सोचो, केवल एक चक्कर में सोचो कि एक चक्कर में क्या कहानी होती। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए, बोलो भाई, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 और पाई के बीच में। अगर x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो cosec की क्या होगी वैल्यू, नेगेटिव। अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो cosec की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो x आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, एक्सेप्ट वर्टिकल वैल्यू, एक्सेप्ट वर्टिकल वैल्यू।
अगर वर्टिकल वैल्यू हो गई π/2 हो गई तो कॉसेक क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ा और पाई से छोटा एक्सेप्ट π/2। क्लियर ये पॉइंट। π/2 क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर। 2n पाई चिपका दो ताकि जनरलाइज कर सको। 0 + 2n पाई से बड़ा होगा x लेस देन पाई + 2n पाई एक्सेप्ट में π/2 + 2n। ये पार्ट हुआ। तो मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया। अब एक और कंडीशन है, cosec x - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो cosec x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, दैट इज sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। वापस से बोल रहा हूं, आप केवल एक चक्कर में दिमाग लगाओ, आप पूरा मत सोचो, बस जनरलाइज कर देंगे 2n पाई। अच्छा, एक और डॉट आ सकता है बच्चों के दिमाग में कि 2n पाई ही क्यों चिपका रहे हैं, क्योंकि sin x जो होता है पीरियोडिक होता है 2 पाई के साथ, cosec x भी पीरियोडिक होता है 2 पाई के साथ। तो 2 पाई के चक्कर के बाद वो रिपीट कर रहा होगा, तो इसलिए 2n पाई चिपकाते हैं अपन, जहां पे n बिलोंग टू क्या चल रहा है इंटीजर। sin x 1/2, आप केवल एक चक्कर में बात करो, जनरलाइज तो कर देंगे अपन। तो sin x 1/2 नहीं हो सकता, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू π/6 और 5π/6, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू π/6 + 2n पाई और 5π/6 प्लस में 2n पाई, इस दोनों के बराबर नहीं हो सकता x। तो अब ये लॉग का पूरा तीनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दिया। लॉग की जो ये वाला पार्ट होता है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। मैंने तीनों पार्ट की इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब आपको तीनों पार्ट का इंटरसेक्शन लेना है। ये बोल रहा है रियल नंबर एक्सेप्ट में ये जो पार्ट बोल रहा है केवल 0 से पाई की बात कर रहा है, केवल 0 से पाई की बात कर रहा है। क्लियर ये चीजें। आप भी इस पार्ट में ऐसे सोचो कि x π/2 नहीं हो सकता। आप अगर इस पार्ट को भी जनरलाइज करोगे तो इसमें सब कुछ होगा एक्सेप्ट π/2। अगर इस पार्ट की भी सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में ही केवल लिखो, इस पूरे चक्कर में सॉल्यूशन लिखो, तो सारा कुछ वैल्यू होगा, बस ये वाली नहीं होगी वैल्यू। अगर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखो तो ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला वर्टिकल एंगल नहीं होगा 0 से 2 पाई के बीच में। अगर x आप एक चक्कर की बात करो तो ये नहीं होगा, इसी को जनरलाइज किया है मैंने। ठीक है, तो अब अगर पूरा एक चक्कर में अगर आप डोमेन लिखो एक चक्कर में, तो x जो होगा आपका 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए x और पाई से छोटा होना चाहिए, एक्सेप्ट क्या किया π/6। और क्या हो सकता, नहीं हो सकता 5π/6। और क्या नहीं हो सकता π/2। इसी को आप जनरलाइज करें, 0 + 2n पाई से बड़ा हुआ x लेस देन पाई + 2n पाई एक्सेप्ट में। ठीक है, अब सब में 2n पाई ऐड कर दीजिए, π/6 + 2n पाई और क्या आएगा 5π/6 + 2n पाई, π/2 + 2n पाई। ये आपका इस पार्ट का डोमेन हो जाए। अब अपन रेंज पे आते हैं। रेंज fx इज इक्वल टू लॉग में यहां चल रहा था आपका 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, और यहां क्या चल रहा है आपका cosec x। आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 0 और 1, ये तीन वैल्यू हो सकती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1 0 और 1। क्या इस केस में 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहले ही पीछे डोमेन के कारण ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट इज 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके किसके बराबर हो रहा है। तो अगर आप -1 पुट करते हो अंदर, तो 2 माइनस ये -1, तो ये कितना हो गया आपका, अगर आप -1 पुट करो तो ये तो हो गया 2 + 1 3 -1, तो ये तो 2 हो गया।
और 2 होगा -1 जब आप पुट करोगे तो ये अंदर वाला पूरा पार्ट 2 के बराबर होगा। अगर आप 0 पुट करो तो ये अंदर वाला पार्ट भी 2 के बराबर होगा। मतलब ये फिक्स है, ये जो पार्ट होगा वो तो 2 के बराबर होगा। तो y की जो वैल्यू है आपका बेसिकली ये जो चल रहा है log 2 और cosec x -1, इसको मैंने a नाम दे दिया, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1। लिख सकते हैं ये चीज अपन। क्लियर ये पॉइंट? बेस तो आपका 0 से बड़ा ही है और 1 के बराबर नहीं होता है। अब आपको इस पार्ट का रेंज निकालना है। ये जो पूरा पंचायत दे रखा था वो बेसिकली 2 के बराबर है आपका, तो y की वैल्यू आ गई, सॉरी इसकी वैल्यू आ गई, ये 2 हो गया आपका। इस पार्ट में अब आप इसको लिख दो log 2 अपॉन में log a। अब अगर a की वैल्यू 0 से बड़ा, अब अगर आपको कोई पूछता है log a के बारे में कमेंट कर ले। बेस कितना चल रहा है आपका 10, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का, x एक्सिस y एक्सिस, दिस पॉइंट इज 1,0। ठीक है, अगर आपका a 0 से बड़ा है और 1 से छोटा तो ये पूरा ग्राफ होगा कहीं ना कहीं, ये पूरा ग्राफ हो गया आपका। इस पूरे ग्राफ के लिए y एक्सिस कहां से कहां तक कवर कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि log a का जो रेंज होगा आपका माइनस इंफिनिटी से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। log a का रेंज हो गया आपका माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में। और इसी का क्या लेना है अपने को, रेसिप्रोकल 1 अपॉन में log a चाहिए। अब आपको इन इक्वलिटी का रेसिप्रोकल कर लेने आना चाहिए। इसको अपन ब्रेक करते हैं, क्योंकि बीच में 0 आ रहा है तो इसको आप ब्रेक कर दो और इस तरह से लिख दो। अगर बीच में 0 आ रहा है तो, अगर बीच में 0 नहीं आता, सारा का सारा पॉजिटिव होता या सारा का सारा निगेटिव होता तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल करते हैं। अब अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो साइन चेंज होगा, तो 0 यहां पे आएगा तो माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन में log a लेस देन 0, और ये 1 अपॉन में इंफिनिटी दैट इज 0, 1 अपॉन में log a लेस देन इंफिनिटी। log 2 से, log 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, log 2 बेस कितना चल रहा है 10, ये रहा आपका 2 कहीं ना कहीं यहां पे होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो कैसी वैल्यू आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा log 2 बेस a लेस देन क्या हो गया 0, और ये 0 से बड़ा हुआ आपका log 2 बेस a लेस देन क्या हो गया इंफिनिटी। तो log 2 बेस a की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में, 0 से बड़ा और इंफिनिटी के बीच में। तो फाइनली y बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक्सेप्ट में क्या आएगा आपका, बस 0 के बराबर नहीं हो सकता। सारी वैल्यू होगी बस 0 नहीं होगी। मैं एक बार रेसिप्रोकल लेना और आपको बता देता हूं, ये आप देखिएगा। जैसे कभी भी मान लीजिए -1 से बड़ा है a और 2 से आपका छोटा है, तो 1/a आपको फाइंड करना है, और आपको 1/a फाइंड करना है। तो 1/a तो आपको पता होगा, यहां से मैं अच्छे से ही बोल देता हूं, फाइंड 1/a। देखिएगा, ठीक है, फाइंड 1/a। अब a तो आपका 0 पे डिफाइन नहीं है, तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। -1 से बड़ा हुआ a लेस देन 0, और 0 से बड़ा हुआ a और लेस देन 2। अब आप रेसिप्रोकल लो, तो ये जब 0 इधर आएगा, अब 0 ये जस्ट 0 के बराबर नहीं है, 0 से थोड़ा सा छोटा है। देखो -1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो 1 अपॉन में एग्जैक्ट 0 तो नहीं लिखेंगे, 0 से थोड़ा सा छोटा, मैंने 0 माइनस किया है। ये पार्ट यहां आएगा 1/2, 1/a लेस देन 1 अपॉन में, ये 0 से बड़ा है तो 0 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 अपॉन में 0 कहां जाता है आपका, इंफिनिटी की तरफ। या तो अगर 0 से थोड़ा बड़ा है, 1 अपॉन में 0 कहां जाता है, इंफिनिटी की तरफ। 0 से थोड़ा बड़ा है तो ये किसकी तरफ जाएगा, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, क्योंकि 0 प्लस है, ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ये आपका इंफिनिटी हुआ 1/a, ये आपका 1/2 हुआ, और ये आपका माइनस इंफिनिटी, ये आपका 1/a हुआ, दिस इज माइनस। ये पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, ये रेसिप्रोकल लेने का आपका तरीका है। और अगर मान लीजिए सिंपली ये रहता 2 से बड़ा हुआ a और लेस देन 6 हुआ,
अब आपको 1/a करना है, सिंपल सारा का सारा पॉजिटिव है, बीच में 0 नहीं आ रहा है तो सिंपल रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1/6 से बड़ा हुआ 1/a और लेस देन होगा आपका 1/2। ये आपका सिंपली रेसिप्रोकल होगा। अगर सारा का सारा नेगेटिव हुआ, -5 से बड़ा हुआ a और लेस देन -1, सारा नेगेटिव है तो सिंपली ये आपका इधर आएगा 1/-1 से बड़ा हुआ 1/a और लेस देन 1 में -5। ये आपका जनरल रेसिप्रोकल करने का तरीका है। पार्ट आया समझ में ये आपका? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो अभी जो आपका 6 पार्ट है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी आप जरूर समझिएगा अच्छे से। बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आनी चाहिए, वे भी करवाना चाहिए, ट्रिगोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, लॉग के ग्राफ का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए मैं इसको अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप जरूर ट्राई कीजिए एक बार घर जाके आप जरूर ट्राई कीजिए। घर पे ही हो घर पे ही हो आप, ट्राई जरूर करो वापस से। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, उसको आप देख लीजिए, 7th पार्ट जो था आपका। तो डोमेन पे आते हैं। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है उसमें x+4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x-5 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 5। तो डोमेन जो होगा आपका x बिलोंग टू -4 से इंफिनिटी, एक्सेप्ट में क्या आना चाहिए 5। ठीक है, तो ये इस पार्ट का डोमेन होगा आपका -4 से इंफिनिटी एक्सेप्ट में 5। 5 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। -4 क्यों? क्या? क्योंकि रूट देखते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो रूट के अंदर वाला जो पार्ट है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपका डोमेन आ गया, इस पार्ट का डोमेन है। अब आप रेंज देखिएगा, अब आप रेंज देखो, तो y इज इक्वल टू, ऊपर नीचे आप रेशनलाइज कर सकते हो इसको, मैंने रेशनलाइज कर दिया √x+4। थोड़ा सिंपल करने के लिए, थोड़ा चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज किया जा रहा है इनटू में। ठीक है, अगर आपका a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बना आपका x-5। नीचे अगर आप देखो तो यहां बना आपका x-5 और अंडर रूट के अंदर x+4 यहां पे बना आपका अंडर रूट के अंदर x+4 प्लस में क्या आ गया, ये तो निपट गया आपका। वही जो y था आपका वो अब कन्वर्ट हो गया 1 में अंडर रूट x+4 प्लस में क्या आ गया 3। वही सेम फंक्शन कन्वर्ट कर दिया मैंने इस पार्ट में। ठीक है, डोमेन आपका वही अब वही चल रहा है, वही फंक्शन है तो डोमेन तो वही होगा, कुछ ऐसा बदल तो जाएगा नहीं डोमेन। ठीक है, अब आप देखो, इस फंक्शन का अपने को रेंज फाइंड करना था। सुनिएगा, इस फंक्शन का आपको रेंज फाइंड करना था, मैंने इस फंक्शन का डोमेन निकाला। रेंज के लिए मैंने एक बार रैशनलाइज करके थोड़ा चीजों को सिंप्लीफाई किया। अब इस फंक्शन में का अपने को नेचर फाइंड करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करते हुए -1 में अंडर रूट x+4 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई चेन रूल, ये एक पार्ट हुआ। फिर आप इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो दैट इज 1 में 2 टाइम्स अंडर रूट x+4। दिस इज लेस देन 0, दिख रहा होगा। ये आपका पक्का ही पॉजिटिव है क्योंकि रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ये आपका स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, एक -1 के कारण दिस इज लेस देन 0। दैट इज nature of function is डिक्रीजिंग। फंक्शन का नेचर क्या होगा आपका डिक्रीजिंग। क्लियर ये पॉइंट, नेचर ऑफ फंक्शन क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग। अपने को पता चल गया कि y था, डिफरेंशिएट किया लेस देन 0, नेचर ऑफ फंक्शन क्या हुआ डिक्रीजिंग।
और फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। क्यों है कंटिन्यूअस? भाई ये रूट वगैरह हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ये जो गिवन डोमेन है, इस डोमेन में ये फंक्शन जो आपका होगा वो एक कंटिन्यूअस नेचर कहीं ना कहीं शो कर रहा होगा। पक्का? फाइव से हाँ कंटिन्यूअस नेचर शो कर रहा होगा। इसका जो नेचर चल रहा है आपका वो कंटिन्यूअस नेचर का। ठीक है, अब आप डोमेन देखो। डोमेन चल रहा आपका -4 से बड़ा है x और लेस देन क्या चल रहा है? इंफिनिटी। एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा? 5 के बराबर नहीं होगा। y इज डिक्रीजिंग इन नेचर, अंदर भेज दीजिए। साइन चेंज होता है, y इंफिनिटी, y लेस देन इक्वल टू y ऑफ -4 और x अगर 5 के बराबर नहीं है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन्फिनिटी पे अगर आप चेक करो अब इसकी वैल्यू, अगर आप x को इन्फिनिटी की तरफ भेज रहे हो, इसमें थोड़ा लिमिट का कहीं ना कहीं कंसेप्ट होगा, तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला भी इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे वाला भी कहां जा रहा है? इन्फिनिटी। मगर नीचे वाला जो x का पावर है दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में जो x का पावर है वो ज्यादा है ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपका 0 की तरफ जाएगा। ये y हुआ लेस देन इक्वल टू -4। -4 जैसे ही पुट करोगे अंदर, ये वाले वैल्यू क्या हो गई? 0। तो -3 अपॉन में -9 दैट इज 1/3। एक्सेप्ट 5 अगर ले जाके पुट कीजिएगा अंदर, 5 जैसे ही पुट करोगे, x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं हो सकती इसमें, तो 5 जैसे ही पुट करोगे, यहां पे अपन ने सिंप्लीफाई किया था, इसी को सिंप्लीफाई किया था अपन ने यहां पे। जैसे ही 5 पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू आपका 1/6 के बराबर नहीं हो सकती। अगर आप -4 यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे भी पुट करो, तो y की वैल्यू 1/3। अगर आप इसमें x को इन्फिनिटी भेजो, थोड़ा यहाँ देखना आसान होगा। अगर x को आप इन्फिनिटी भेजिए, अगर x को आप इन्फिनिटी भेजिए इसमें, तो ऊपर तो 1, नीचे वाला कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी, वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 की तरफ। ये आपका फाइनली जो रेंज होगा y बिलोंग टू 0 से 1/3। एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा? 1/, ये आपका इस पार्ट का आंसर। ये कहीं ना कहीं आपका टोटल ये इलस्ट्रेशन डिस्कस हुआ है इस पार्ट में। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। ये आपका टोटल 7 इलस्ट्रेशन मैंने डिस्कस किया है डोमेन और रेंज पे, और अच्छे क्वेश्चंस है। ऐसा ऐसा कहीं से भी कुछ भी नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन है। तो इस डोमेन और रेंज के पार्ट पे जो मैंने फंक्शन में 3 वीडियो बनाए हैं, इस सीरीज के फंक्शन के अंदर 3 वीडियो बनाए। एक मैंने पूरा डोमेन पे बनाया है, सेकंड वीडियो वाज टोटली ऑन रेंज, और थर्ड वीडियो जो है आपका वो डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस पे बेस्ड बनाया है, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियरिटी हो चीजों का। काफी इलस्ट्रेशन डिस्कस हुआ है, तीनों वीडियो को इंक्लूड अगर आप करोगे तो काफी इलस्ट्रेशन डिस्कस हुआ है। एक बार आप तीनों वीडियो अच्छे से देखो। उम्मीद है आपको इस वीडियो में भी सारे पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से भी किसी पार्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर कहीं ना कहीं रिप्लाई करूंगा, आपको जरूर अच्छे से फिर समझाया जाएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। सो स्टे ट्यून ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।